सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास जेपीएससी मेंस पेपर 4 यानी कि पॉलिटी की क्लास हो रही है, जिसमें आज के क्लास में हम लोग राज्य विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, वो भी झारखंड के संदर्भ में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और खोट्टा की क्लास भी हो रही है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है राज्य विधायिका झारखंड के संदर्भ में। तो सबसे पहला विधायिका, राज्य विधायिका क्या है? तो जिस प्रकार से संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, उसी प्रकार से राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। और संघ की विधायिका का निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। उसी प्रकार से राज्य की विधायिका यानी कि विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों से मिलकर होता है। तो क्वेश्चन है कि विधानसभा के गठन एवं शक्तियों कार्य का झारखंड के विशिष्ट संदर्भ में वर्णन करें। तो राज्य विधायिका का गठन राज्यपाल और विधानमंडल से मिलकर बना होता है, और विधानमंडल को बोला जाए तो वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन अथवा निम्न सदन कहलाता है। अब कि अनुच्छेद 170, तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है कि विधानसभा भंग हो सकता है, जिसकी वजह से इसको अस्थायी या फिर निम्न सदन भी कहते हैं। और इसमें बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जिस प्रकार से संघ में लोकसभा है, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा है, अतः इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। और इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है, यानी कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता डायरेक्ट करती है, जिसकी वजह से इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि लोकसभा के लिए भी है, अतः इसे युवाओं का सदन कहते हैं। तो विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170 में बताया गया है, जो कि 5 साल में भंग हो जाता है, जिसकी वजह से उसको अस्थायी सदन कहते हैं या फिर निम्न सदन कहते हैं, और इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के सदस्यों के निर्वाचन में जनता डायरेक्ट भाग लेती है, जिसकी वजह से इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जिसकी वजह से इसको युवाओं का सदन कहा जाता है। अब कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 तथा न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होती है। और इस नियम का अपवाद भी है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में 40 सीट है, मिजोरम में भी 40 सीट, सिक्किम में 32 सीट, और राज्य की विधानसभा में कुछ सीट अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी आरक्षित रहते हैं। जैसे कि अगर झारखंड विधानसभा की बात किया जाए तो टोटल 81 सीट है, जिसमें से 28 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और 9 सीट अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि 28 सीट जो होगा वो हम लोग का ST के लिए, और 9 सीट हम लोग का SC के लिए आरक्षित है, टोटल 81 सीट में से। अभी की विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार प्रणाली के तहत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि जिसका भी उम्र 18 वर्ष हो चुका है वे मतदान कर सकते हैं और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। अब विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहला कि वो भारतीय होना चाहिए, उनका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, और केंद्र और राज्य के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर क्या है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, उसे एक रिक्त करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 2 जगह से निर्वाचित होकर आता है तो उसे उस स्थिति में एक जगह को उन्हें छोड़ना पड़ता है। और अगर कोई सदस्य 60 दिन तक सदन की आज्ञा के बिना सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में वह स्थान खाली हो जाता है। और सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यपाल इसको समय के पूर्व भी भंग कर सकते हैं। फिर एक विधानसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग का लोकसभा में हो रहा था, पैरेलली यहाँ पे राज्य विधानसभा में भी हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा में वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, जिस प्रकार से लोकसभा में होता है। विधानसभा 14 दिन की पूर्व सूचना देकर बहुमत पारित करके प्रस्ताव के जरिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को हटा भी सकती है। यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल उसको पहले भी हटा सकते हैं।
और लोकसभा के सदस्य ही अपने में से किसी को उपाध्यक्ष और किसी को अध्यक्ष चुन लेते हैं, और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, या फिर 14 दिन पूर्व ही इन दोनों को प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अब कि विधानसभा की क्या क्या शक्ति है और क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहला आता है विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में क्या आ जाएगा कि विधानसभा का सबसे पहला कार्य क्या है कि वो राज्य के लिए कानून बनाएंगे, और यह राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय में कानून बना सकती है, परंतु समवर्ती सूची पर बना कानून संसद के द्वारा निर्मित कानून के प्रतिकूल हो जाए तो ऐसी स्थिति में विधानसभा द्वारा पारित कानून अवैध हो जाएगी, और धन विधेयक जो भी है वो पहले विधानसभा में ही पेश हो सकता है। यानी कि विधानसभा की शक्ति में सबसे पहला विधायी शक्ति आ गया, जिसके अंतर्गत विधानसभा का मुख्य कार्य क्या है कि वे राज्य के लिए कानून बनाए। इसके अलावा विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में भी कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर समवर्ती सूची के विषय पर जो विधानसभा जो कानून बनाते हैं वे अगर प्रतिकूल हो जाती है तो इसी स्थिति में विधानसभा के द्वारा जो भी कानून पारित किया जाता है वे अवैध घोषित हो जाती है, और धन विधेयक जो होते हैं सबसे पहले विधानसभा में पेश होता है। जिस प्रकार से संघ विधायिका में धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे धन विधेयक विधानसभा में पेश होता है। फिर वित्तीय शक्तियाँ। तो विधानसभा का राज्य के वित्त पर पूरा नियंत्रण होता है और आय व्यय का वार्षिक बजट को स्वीकृति यही देती है। फिर अब प्रशासनिक शक्ति में क्या आ जाएगा, तो राज्यों में संसदीय प्रणाली लागू होने के कारण राज्य का मंत्रिमंडल विधि निर्माण एवं कार्य हेतु विशेष रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जिस प्रकार से संघ विधायिका में मंत्रिमंडल जो होते हैं वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, और अविश्वास प्रस्ताव जो होते हैं वे विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर संविधान के कुछ भाग में संशोधन हेतु विधानसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अनुमति देता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा भी भाग लेते हैं। तो विधानसभा की शक्ति और कार्य में क्या क्या हो गया, ये विधायी शक्ति हो गया, फिर इनके पास वित्तीय शक्ति है, इसके अलावा प्रशासनिक शक्ति भी है, और संविधान संशोधन के कुछ भाग में संशोधन के लिए विधानसभा का बहुमत भी चाहिए होता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी ये भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानसभा का गठन किस प्रकार से होता है, उनकी क्या क्या शक्ति और कार्य है, उनके बारे में झारखंड के संदर्भ में वर्णन करना था। तो अगर झारखंड के संदर्भ में बात किया जाए तो झारखंड में भी ये सारा चीज़ है, बस झारखंड में जैसे कि यहाँ पे विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद में विभाजित होता है, तो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब अगला चैप्टर है राज्य न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत हाईकोर्ट आ जाएंगे और लोक अदालत। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो गया क्या, ये हाईकोर्ट का गठन एवं संरचना पर प्रकाश डाले। तो जैसे कि आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है, और 214 में हाई कोर्ट के गठन की चर्चा की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। यद्यपि कभी कभी 2 या 2 से अधिक राज्यों के मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य को मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तथापि अधिकांश राज्यों में उनका अपना एक उच्च न्यायालय होता है। अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, और उच्च न्यायालय किसी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त किया गया है कि वे 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती हैं, और जो हाईकोर्ट जो होते हैं वो किसी भी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इसके अलावा कुछ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, और अन्य न्यायाधीशों की संख्या आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। फिर क्या है कि सभी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती है, और संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हर स्टेट में हाई कोर्ट्स में अलग अलग संख्या में न्यायाधीश होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट में न्यायाधीशों की संख्या सेम होगी, और राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे तो वे कर सकते हैं,
और वर्तमान में कुल अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। अभी के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 217 में इसके बारे में मेंशन किया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के परामर्श से की जाती है। यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जिस राज्य के हाई कोर्ट में हम लोग को न्यायाधीश को नियुक्त करना है, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति उस राज्य के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करती है। परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ ही उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। यानी कि अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस संबंधित राज्य के जो गवर्नर होंगे, ये दोनों मिलकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। लेकिन इसके अलावा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य जजों की अगर नियुक्ति करना है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस गवर्नर और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों मिलके डिसाइड करेंगे कि किसे हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए, तो राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त कर देंगे। अब है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या है, तो जिसके बारे में अनुच्छेद 223 में बात किया गया है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है अथवा मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, यानी कि जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वे किसी कारणवश अनुपस्थित हैं या फिर वे अपने कार्य का वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अन्य न्यायाधीश में से ही किसी एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा इस पद के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे अपने पद के कर्तव्य का पालन करेंगे। फिर एक न्यायाधीशों की पदावधि क्या है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु कोई न्यूनतम आयु अथवा निश्चित पदावधि तय नहीं की गई है और कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा 104 संविधान संशोधन किया गया। 104 संविधान संशोधन विधेयक जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की तरह अब उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इस संशोधन विधेयक से संविधान के अनुच्छेद 217 एवं 244 में संशोधन किया गया है। यानी कि न्यायाधीशों के पदावधि में क्या हो गया, तो वे 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी वे अपने त्यागपत्र दे सकते हैं और साथ ही साथ न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु की बात नहीं की गई है। शपथ ग्रहण, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल या फिर उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति के द्वारा, जबकि उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो शपथ ग्रहण में क्या आ गया कि पद ग्रहण करने से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार प्रत्येक न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल अथवा इनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। फिर एक न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना है। अब इनको पद से किस प्रकार से हटाया जाता है उसको देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए हम लोग सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस फॉलो करते हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, अर्थात उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया समान है। फिर वेतन एवं भत्ते, तो संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उतना ही वेतन मिलता है जितना संसद द्वारा विधि के अनुसार समय समय पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि सिंपल सा बात है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलेगा और ये सारा संसद डिसाइड करती है, लेकिन न्यायाधीशों के भत्ते, छुट्टियाँ, पेंशन से संबंधित उनके अधिकारों में उनकी नियुक्ति के पश्चात ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जो उसके लिए अलाभकारी है। अगला है न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में क्या आ जाएगा, उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता कायम रखने हेतु संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। फिर है इनके वेतन भत्ते से संबंधित व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनका वेतन भत्ते सारा राज्य संचित निधि से दिया जाएगा।
और इनके वेतन एवं भत्ते या अनुपस्थिति या फिर पेंशन से संबंधित उनके अधिकारों में उनकी नियुक्ति के पश्चात संसद द्वारा कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। केवल वित्तीय आपात की उद्घोषणा के समय ही ऐसा किया जा सकता है। यानी कि अगर देश में वित्तीय आपात आ गया तो ही ऐसी स्थिति में जो भी हम लोग के न्यायाधीश हैं उनके पेंशन या फिर उनके जो भी अधिकार है उससे संबंधित चीज़ों पर परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अगर वित्तीय आपात नहीं है तो कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय में के सिवाय भारत के किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते हैं। यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश जब रिटायर हो जाएंगे तो उनके बाद वे सिर्फ उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट में ही वे अपना कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा वे किसी भी निचले न्यायालय में या फिर कोई भी प्राधिकारी में वकालत नहीं कर सकते हैं। अब है कि न्यायाधीशों का अंतरण, यानी कि न्यायाधीशों को अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे होगा, तो इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 222 में बताया गया है कि इनका अंतरण कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही। तो संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय में 1998 के निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। यानी कि 1998 में जो डिसीजन आया था उसके अनुसार क्या हो गया कि अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज को अगर ट्रांसफ़र करना है दूसरे स्टेट में तो उस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वे सुप्रीम कोर्ट के अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा जिस हाई कोर्ट से वे ट्रांसफ़र होंगे और जिस हाई कोर्ट में उनको जगह दी जाएगी उन दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले 1977 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप एवं लोक कल्याण हेतु ही किया जाना चाहिए, न कि दंड स्वरूप। फिर से 1994 में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में मनमानी पर रोक लगाने हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन को जरूरी बताया गया। इस प्रकार से ये हम लोग का क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार से होता है और उनकी संरचना क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करना था। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो गठन में क्या हो गया कि ये अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्य का एक हाई कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और इसके अलावा अन्य न्यायाधीश भी होंगे। अब है कि हाई कोर्ट का क्या क्या कार्य है और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। तो क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय की तरह यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट को भी अत्यधिक व्यापक शक्ति और क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। और उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च अधिकरण होता है। इनकी शक्ति एवं क्षेत्राधिकार को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, फिर आ जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रशासकीय अधिकार, अभिलेख न्यायालय, यानी कि जो भी डिसीजन आएगा वो सेफ रखा जाएगा, यानी कि ताकि आने वाले समय में कोई भी डिसीजन में कोई भी केस में जल्दी सुनवाई करने के लिए उनके पास्ट में दिए गए डिसीजन को एज एग्जाम्पल पेश किया जा सकता है। रीट अधिकार, फिर आ जाएगा मुकदमे का हस्तांतरण और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। तो प्रारंभिक अथवा मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या आ जाएगा, तो प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छापत्र, विवाह, तलाक, कंपनी, न्यायालय की अवमानना करना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचित संबंधी विवाद भी हाईकोर्ट में लाया जाएगा। फिर आ गया मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन। और अगला है कि संविधान की व्याख्या से संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में उच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय से वे उस मामला को अपने पास बुला सकते हैं। अब है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसमें क्या हो गया कि जो उच्च न्यायालय होंगे यानी कि जो हाई कोर्ट होंगे वे अपने से निचले न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुन सकते हैं। और उच्च न्यायालय की अपील अधिकारिता दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में हो सकते हैं। तो दीवानी मामले में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपया या उससे अधिक संपत्ति से संबंधित हो, या पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकारी, भूमि प्राप्त, दिवालियापन और संरक्षिता
आदि मामले में भी अपील सुनाता है। यानी कि दीवानी मामले में उच्च न्यायालय में वो सारे मामले में अपील हो सकती है जो कि 5 लाख रुपया या फिर उससे अधिक संपत्ति से संबंधित होगा। अगला है फौजदारी मामला। तो फौजदारी मामले में अगर सत्र न्यायालयों ने मृत्युदंड दे दिया है तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। अब है प्रशासनिक अधिकार। तो प्रशासनिक अधिकार में क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी जिला न्यायालय में या फिर जो भी अधीनस्थ न्यायालय है उनमें नियुक्ति करना है या फिर छुट्टी करना है या फिर पदोन्नति करना है तो उससे संबंधित नियम वे बना सकते हैं। तो प्रशासनिक अधिकार में क्या आ जाएगा, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक एवं प्रशासकीय दोनों क्षेत्रों में अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है और उसे जिला न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। फिर अभिलेख न्यायालय। तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, अर्थात इसकी कार्यवाही तथा प्रकाशित किए जाते हैं। यानी कि जो भी कार्यवाही करते हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं और साक्ष्य के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में मान्य होते हैं और उसको हम एग्जाम्पल के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों में पेश कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों तथा निर्णयों का उल्लेख भविष्य के सभी मामलों में होता है। उसे न्यायालय की मानहानि के लिए दंड देने का अधिकार प्राप्त है। फिर रीट का अधिकार। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं 5 प्रकार के, और अगर हाई कोर्ट को रीट जारी करना है तो भी आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस स्थिति में हम उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा संबंधी लेख जारी करने का अधिकार है। और उच्च न्यायालय रीट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता के समान है। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की रीट अधिकारिता समान है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करती है, वहीं पे हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का प्रयोग करती है। फिर एक मुकदमों का हस्तांतरण। तो कोई भी ऐसा मतलब कोई भी उच्च न्यायालय में अगर ऐसा लगने लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है और वह विधि किसी सारगर्भित प्रश्न से संबंध है तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है अथवा विधि के संबंध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय के लिए वापस भेज देता है। यानी कि अगर अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी मामला अगर विचाराधीन है तो उस स्थिति में वे उस मामले को अपने पास बुला सकते हैं और वे उनका अन्य जगह पर हस्तांतरित भी कर सकते हैं या तो खुद ही उसको निपटारा कर सकते हैं। अब है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। तो अनुच्छेद 226 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है और उनकी यह शक्ति राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमनों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच के संबंध में। यानी कि सिंपल से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार में हो क्या जाएगा कि अगर विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना देती है जिससे कि संविधान का स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है या फिर संविधान के दायरे से बाहर होता है तो उस स्थिति में वे न्यायिक पुनरावलोकन करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक अदालत। तो लोक अदालत पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो सिंपल सा लोक अदालत क्या हो गया, जहाँ पे जनता, लोक अदालत का मतलब हो गया क्या कि जनता का न्यायालय है और इसके स्थापना के पीछे 2 उद्देश्य हैं कि एक शीघ्र एवं त्वरित न्याय दिलाना और कम खर्चे पर सुलभ न्याय दिलाना। इस प्रकार से लोक अदालतें व्यक्तियों के बीच के विवादों का शीघ्र न्याय दिलाने तथा अल्प व्यय के आधार पर आपसी समझौते द्वारा निपटारा करने का प्रयास करती है। यानी कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि जल्दी से जल्दी न्याय दिलाना और साथ ही साथ कम खर्चा में इजीली से न्याय मिल जाए। और लोक अदालत की स्थापना के पीछे 3 तबकों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला देश के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ गिने चुने महत्वपूर्ण न्यायवेत्ता, और दूसरा शैक्षिक संस्थाओं के सामाजिक कार्यकर्ता, तथा तीसरा कानून के युवा छात्र। और इन्हीं लोगों के प्रयास का परिणाम है कि लोक अदालत अक्टूबर 1985 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायविद तथा मुख्य न्यायाधीश PM भगवती की अध्यक्षता में प्रथम लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में किया गया था। अब क्या है कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां अदालतों में लंबित मामलों या दायर दिए जाने से पहले ही वादों का सद्भावपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। यानी कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायविद और मुख्य न्यायाधीश PM भगवती की अध्यक्षता में ही लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में किया गया था। और ये एक ऐसा मंच है जिसमें कोई भी अगर लंबित मामला है तो उसको सही तरीके से निपटारा किया जाता है।
लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत कानूनी दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो लोक अदालत कानूनी सेवा समितियों द्वारा सामान्य तरीके से अर्थात कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत आयोजित की जाती है। और लोक अदालत का क्षेत्राधिकार व्यापक होता है, जिसमें सिविल, आपराधिक, राजस्व अदालतों या अधिकरणों के तहत आने वाले कोई भी मामले सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि लोक अदालत का आयोजन जो है वो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत किया जाता है। और इसके क्षेत्राधिकार में क्या क्या आ जाएगा, तो सिविल केस आ जाएंगे, आपराधिक मामले आ जाएंगे, राजस्व अदालत और अधिकरण के तहत जो भी आने वाले मामले होंगे वे सब लोक अदालत में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है क्या कि कोई भी वाद लोक अदालतों तक तभी जाती है जबकि दोनों पक्षकार इसके लिए समझौते हेतु संयुक्त आवेदन दे। यानी कि कोई भी अगर केस आता है तो लोक अदालत में तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब दोनों पक्ष लोक अदालत में जाने के लिए सहमत होंगे, उसके लिए आवेदन देंगे। लोक अदालतों का निर्णय सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं और जो भी निर्णय होगा वे उन्हें मानना होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उन्हें सिविल न्यायालयों की शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय ने समय समय पर लोक अदालतों के माध्यम से हजारों मामलों का निपटारा किया है। 2017 और 1996 को एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया कि लोक अदालत के द्वारा 10 लाख मामले निपटाए जाएंगे। यहाँ कुछ एरर है, इसको PDF में सुधार दिया जाएगा। अभी कि कौन से मामले हैं जो कि लोक अदालत में आयोजित किए जाते हैं, तो जैसे कि अगर कोई विवाह से संबंधित मामला होगा, या फिर समनीय आपराधिक मामले हो जाएंगे, या फिर बैंक रिकवरी का मामला होगा, भूमि अधिग्रहण मामला हो जाएगा, या फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति का मामला, बिजली का मामला, घर का मामला, या फिर वाहन दुर्घटना में मुआवजा का मामला हो जाएगा, या फिर श्रमिक विवाद, मोबाइल कंपनी का विवाद, पेंशन मामला, उपभोक्ता मामला और टेलीफोन बिल के विवाद अगर होगा, तो ये सारे विवाद जो होंगे वे हम लोग के लोक अदालत में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों पक्षों के सहमति के बाद ही और उन दोनों के आवेदन देने के बाद। तो इस प्रकार से जो लोक अदालत था हम लोग का कि लोक अदालत पर टिप्पणी करना था, तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगला चैप्टर आता है हम लोग का पंचायत और नगर पालिका। तो पंचायत प्रणाली के ऐतिहासिक उद्भव पर प्रकाश डाले। आखिरकार पंचायत प्रणाली का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में बताना है, साथ ही साथ पंचायत आ गया यानी कि 73वां संविधान संशोधन भी आ जाएगा। तो 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें। तो पंचायत यानी कि स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और पंचायत के बारे में हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया है। तो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की पहल की थी और स्वतंत्र भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत रखा गया। इसी परिप्रेक्ष्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में किया गया था और इसकी जांच करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। और साथ ही साथ बलवंत राय मेहता ने पंचायत को 3 स्तर में बताए थे। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय हो, पहला क्या हो गया, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए और प्रखंड के स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए और जिला के स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। इसके बाद हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी कि बलवंत राय मेहता ने जो भी रखी थी प्रस्ताव उसको राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। अन्य कई राज्यों में भी यह व्यवस्था प्रारंभ हुई परंतु इस व्यवस्था को सफलता नहीं मिली, जिसे पुनः 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और इस समिति ने रिपोर्ट में पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने की मांग की। यानी कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया जिन्होंने बताया कि पंचायत को त्रिस्तरीय बनाना चाहिए। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। और इसके बाद ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायत को लागू कर दिया गया। इसके बाद बहुत सारे राज्यों में भी लागू किया गया लेकिन वे सफल नहीं हुए, जिसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया जिन्होंने द्विस्तरीय पंचायत को बनाने का सुझाव दिया था, जिसमें इन्होंने निचले स्तर पर जिला पंचायत और परंतु राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था।
फिर से क्या हो गया कि पुनः ग्राम विकास मंत्रालय ने एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में एक समिति गठन किया, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। यानी कि एल एम सिंघवी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किए थे 1986 में। अब है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में, और संविधान के बाद पंचायत को अपनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। जबकि पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान के नागौर में, लेकिन उस समय पंचायत को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। सबसे पहला 73वां संविधान संशोधन 1993 में सब पंचायती को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पंचायत को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कर्नाटक बना। और इसके तहत पंचायती राज त्रिस्तरीय है, जैसे कि पहला ग्राम स्तर, दूसरा हो जाएगा प्रखंड स्तर और तीसरा जिला स्तर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में यह लागू होता है, एवं 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को प्रखंड स्तर रखने अथवा न रखने की छूट दी गई है। यानी कि 3 स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। तो जहाँ पे 20 लाख से अधिक आबादी है वहाँ पे ये तीनों स्तर होंगे, और जहाँ पे 20 लाख से कम आबादी है वहाँ पे प्रखंड स्तर वे चाहेंगे तो रख सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो नहीं रख सकते। वहाँ पे ग्राम स्तर और जिला स्तर ही चलेंगे। अब है कि पंचायत का गठन किस प्रकार से होता है। तो पंचायत के सभी स्थान पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा भरे जाते हैं, जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है, और एक पंचायती क्षेत्र में मतदाता सूची में दर्ज ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जो मतदान में भाग लेते हैं। यानी कि ग्राम सभा के सदस्य वही सब होंगे जो कि मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज होगा और वही मतदान में भाग लेते हैं। प्रत्येक पंचायत का एक अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव राज्य द्वारा पारित विधि के अनुसार किया जाता है। फिर आरक्षण क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 240 घ के अनुसार अनुसूचित जाति यानी कि एससी तथा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का आरक्षण उनकी जनसंख्या अनुपात में होगी, और पंचायत में वर्तमान समय 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और राज्य विधि द्वारा पिछड़े वर्गों के पक्ष में पंचायतों में स्थानों या पदों का आरक्षण किया जा सकता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि पंचायत में आरक्षण भी दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में बांटा गया है, और साथ ही साथ वर्तमान में झारखंड में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कार्यकाल क्या होता है। तो पंचायत के जो भी सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसके पूर्व भी उनको हटाया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। यदि पंचायतों का कार्यकाल अवधि से पूर्व विघटन हो जाता है तो विघटन के 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। यानी कि अगर विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव हो जाना चाहिए। योग्यता क्या होना चाहिए, यानी कि पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के 4 के अनुसार राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति पंचायत के सदस्य होने के लिए योग्य होंगे। यानी कि जो भी राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं वे सभी व्यक्ति पंचायत के सदस्य होने की योग्यता रखते हैं। शक्ति और उत्तरदायित्व क्या हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 243(6) एवं अनुच्छेद 243(j) में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करें जिससे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। अब इनका उत्तरदायित्व क्या है। तो आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास की योजनाएं निर्माण करना, दूसरा हो जाएगा नवनिर्मित योजनाओं का कार्यान्वयन करना, और तीसरा कि 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में कार्य करना। तो ये जो हो जाएंगे वे पंचायतों का उत्तरदायित्व हो जाएगा कि वे आर्थिक विकास और सामाजिक विकास से संबंधित योजना का बनाएंगे, और अनुसूची 9 में अनुसूची 11 में जो भी विषय दिए गए हैं उसके संबंध में कार्य करेंगे। फिर पंचायत की वित्तीय शक्ति क्या है। तो वित्तीय शक्ति में क्या हो जाएगा कि अगर राज्य चाहेंगे तो वे पंचायत को कर शुल्क और साथ ही साथ जो पद शुल्क है वो वसूल करने का अधिकार देंगे, और साथ ही साथ वे इनसे जो भी पैसे आएंगे, धन आएंगे, वो भी उन्हें दे सकते हैं, जो कि राज्य के संचित निधि में पंचायत को और साथ ही साथ राज्य के संचित निधि से पंचायत को अनुदान भी दिया जा सकता है। फिर वित्त आयोग राज्य सरकार संविधान के 73वें तो वित्त आयोग जो है वे राज्य सरकार संविधान के 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर एवं तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायत के वित्तीय समीक्षा के लिए वित्त आयोग की स्थापना करेगी। यानी कि 73वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद 1 साल के अंदर और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायत जो होंगे वे वित्तीय समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना करेंगे,
और वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश कर सकती है, जैसे कि ऐसे करो, शुल्कों, पथ करो को दर्शाना जो पंचायत को प्रदान किए जा सकते हैं, पंचायत के लिए सहायता अनुदान क्या क्या है, और पंचायत के वित्तीय स्थिति को सुधार करने के लिए उपाय बतलाना। तो ये सब काम हो जाएगा, ये सब सिफारिशें वित्त आयोग करती है। इसके बाद है कि निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से जो हम लोग का ये क्वेश्चन था कि पंचायत प्रणाली में ऐतिहासिक उद्भव पर प्रकाश डालें, तो देखिए कि कैसे अशोक मेहता समितियाँ आए, वे हर जगह पे सही साबित नहीं हुए, जिसके बाद बलवंत राय मेहता आए, हर राज्य में वो सही तरीके से लागू नहीं हुआ, फिर अशोक मेहता समितियाँ आए, फिर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के बाद कर्नाटक सबसे पहले उसको अपनाया। इनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये सारे प्रमुख प्रावधान हम लोग देख लिए। अब है ग्राम पंचायत के गठन, कार्य एवं समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाले, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार से होता है, उनका क्या क्या कार्य है और क्या क्या समितियां हैं, इस सब के बारे में हमको बात करना है। तो प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। जितना भी ग्राम सभा क्षेत्र होंगे सब में ग्राम पंचायत होंगे। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है, यानी ग्राम पंचायत जो होंगे ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा में वे सारे सदस्य जो कि निर्वाचन में भाग लेंगे। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन में हम लोग डायरेक्ट भाग लेते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत को उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है, लेकिन उससे पहले भी उनको विघटन किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत अपने कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष से पहले 5 वर्ष से 6 माह पूर्व विघटित कर दी जाती है तो पुनः चुनाव आवश्यक होता है, यानी कि 5 साल होने से 6 महीना पहले अगर विघटित हो जाती है तो उस स्थिति में चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। और नई गठित पंचायत का कार्यकाल जो होगा वे सिर्फ और सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा। ग्राम पंचायत की बैठक माह में एक बार आवश्यक होना चाहिए और बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जानी चाहिए, यानी कि पंचायत के जो भी सदस्य होंगे उन्हें 5 दिन पूर्व बैठक की सूचना दी जानी चाहिए। जो भी प्रधान होंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में उप प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक को बुला सकते हैं, यानी कि अगर प्रधान अनुपस्थित हैं तो उस स्थिति में उप प्रधान कभी भी बैठक बुला सकते हैं। और यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो प्रधान को 15 दिनों के अंदर बैठक आयोजित करनी होगी, यानी कि पंचायत के 1/3 सदस्य चाहते हैं कि बैठक होनी चाहिए तो उस स्थिति में 15 दिन के अंदर बैठक करना अनिवार्य हो जाएगा। यदि बैठक को प्रधान द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा निर्धारित कोई भी अधिकारी, सहायक अधिकारी या फिर पंचायत बैठक बुला सकता है। ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या 1/3 सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए आवश्यक होनी चाहिए, यानी कि कोरम यहाँ पे हो गया 1/3 सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए आवश्यक होनी चाहिए, यानी टोटल जितने भी सदस्य होंगे उनका 1/3 सदस्य जो होगा वही क्या होगा, इनका कोरम होगा। यदि गणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं होता है और अगर 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो दोबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है। इसके लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि पहली बार बैठक होने के लिए हम लोग का 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, जो कि कोरम कहलाता है। लेकिन अगर उतने सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो उस स्थिति में दूसरी बार बैठक बुलाया जाएगा, लेकिन उस समय कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान तथा उनकी अनुपस्थिति में उप प्रधान करता है। और अगर ग्राम प्रधान और उप प्रधान ये दोनों अगर अनुपस्थित होंगे तो प्रधान के द्वारा लिखित रूप से कोई भी मनोनीत सदस्य जो होंगे वही क्या करेंगे, पंचायत की अध्यक्षता करेंगे। यदि प्रधान ने किसी सदस्य को मनोनीत नहीं किया तो बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि अगर प्रधान अनुपस्थित है तो उप प्रधान उन्हें लीड करेंगे। अगर उप प्रधान भी नहीं है तो उस स्थिति में अध्यक्ष के द्वारा लिखित रूप से अगर किसी सदस्य को मनोनीत किया गया है तो वे अध्यक्षता करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने किसी सदस्य को मनोनीत नहीं किया है तो बैठक में जो भी सदस्य उपस्थित होंगे वे आपस में एक सदस्य को चुनाव कर सकते हैं जो कि अध्यक्षता करेंगे। अब ग्राम पंचायतों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो सभी स्तर की पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकारों द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, यानी कि वे सारे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गए हैं वे सारे पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन कर सकते हैं, जिनका निर्वाचन 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। और यह चुनाव जो होता है वे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है,
यानी कि पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है और ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यानी कि जब तक 21 साल नहीं होता है ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जबकि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी 25 साल की आयु अनिवार्य होती है तथा ऐसा व्यक्ति सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ है कि कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार के सेवा का दुराचार के कारण पदच्युति न किया गया हो तथा वह पंचायत संबंधी किसी अपराध के लिए दोषी न हो, तो ही जाके वह पंचायती चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। अब है कि जिला परिषदों, जिला पंचायतों और पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचन का अधिकार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत प्रत्येक राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्रों में गठित राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त है और यह आयोग भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र है। यानी कि कुल मिला के अगर पंचायत समिति हो या फिर ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो या फिर जिला पंचायत हो, यहाँ पे जो भी निर्वाचन होगा वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, न कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब है कि ग्राम पंचायत की पदमुक्ति किस प्रकार से होगा। यहाँ पे ग्राम प्रधान, तो ग्राम प्रधान की पदमुक्ति, तो ग्राम प्रधान हो या फिर उप ग्राम प्रधान हो, ये दोनों जो है ये 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन समय से पूर्व भी इनको पदमुक्त किया जा सकता है। और प्रधान तथा उप प्रधान को असमय पदमुक्त करने के लिए सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, जिसमें ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों का हस्ताक्षर और लिखित रूप में सूचना देना होगा। किसको? तो जिला पंचायत राज अधिकारी को। और अगर इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो भी अविश्वास प्रस्ताव होगा उसमें उनको हटाने के लिए सभी कारणों का उल्लेख होना चाहिए और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले में से 3 सदस्य को जिला पंचायती राज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। यानी कि सिंपल सा प्रधान या फिर उप प्रधान को हटाना है तो ऐसी स्थिति में आधे सदस्यों का हस्ताक्षर और साथ ही साथ लिखित रूप से सूचना भी जिला पंचायती राज अधिकारी को देना होगा और हटाने के लिए एग्जैक्ट रीजन को भी वहाँ पे मेंशन करना होगा और साथ ही साथ प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले 3 लोगों को पंचायती राज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी होना होगा। और सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर जिला पंचायती राज अधिकारी ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएंगे तथा बैठक की सूचना में कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी। यानी कि जब भी बैठक होगा उससे 15 दिन पहले ही सूचना दी जाएगी कि बैठक होने वाली है। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान एवं उप प्रधान को पदमुक्त किया जा सकता है। यानी कि 2/3 बहुमत अगर आ जाता है प्रधान और उप प्रधान को हटाने के पक्ष में, तो उस स्थिति में पंचायती राज अधिकारी के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। अब क्या है कि प्रधान और अगर उप प्रधान को हम लोग हटाना है तो जब उनका चुनाव हो जाता है तो चुनाव के 1 वर्ष के भीतर हम लोग बैठक नहीं बुला सकते। यानी कि सिंपल सा बात है, 1 वर्ष के भीतर हम लोग प्रधान और उप प्रधान को नहीं हटा सकते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक गणपूर्ति के अभाव में नहीं हो पाता है, यानी कि जो भी अविश्वास प्रस्ताव आता है लेकिन गणपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वह बैठक स्टॉप हो जाता है या फिर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में प्रधान और उप प्रधान को हटाया नहीं जा सकता है, वे अपने पद पर बने रहेंगे। उप प्रधान को हटाने के लिए दोबारा बैठक 1 वर्ष तक नहीं बुलाई जा सकती। यानी कि अगर बैठक हुआ जिसमें कि प्रधान और उप प्रधान नहीं हटे तो फिर से हम लोग 1 वर्ष तक बैठक नहीं बुला सकते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। प्रधान को असमय हटाए जाने पर उसका कार्यभार उप प्रधान को तथा उप प्रधान को हटाने पर कार्यभार प्रधान को सौंपा जाता है। और यदि एक समय में दोनों का पद खाली हो जाता है तो इस दशा में जिला मजिस्ट्रेट जो होंगे उनके द्वारा किसी सदस्य को प्रधान का कार्य करने के लिए नामित किया जाएगा। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि प्रधान और उप प्रधान के निर्वाचन होने के 1 वर्ष तक हम लोग किसी प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते हैं। और अगर 2/3 बहुमत पारित नहीं होता है, यानी कि 1 वर्ष के बाद अगर उन्हें हटाना है उसके लिए अगर 2/3 बहुमत पारित नहीं होता है तो उस स्थिति में प्रधान और उप प्रधान दोनों अपने पद पर बने रहेंगे और पुनः 1 वर्ष के लिए हम लोग किसी प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा स्थिति आता है कि प्रधान और उप प्रधान दोनों ही को पद से हटाया गया है तो उस स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी व्यक्ति को नामित किया जाएगा और वही क्या करेंगे, सारे कार्य करेंगे। अब है कि ग्राम पंचायत की क्या क्या समितियां हैं। तो जैसे कि सबसे पहला कि नियोजन एवं विकास समिति, तो इसका सभापति प्रधान होता है, जबकि 6 अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का 1 सदस्य अनिवार्य किया गया है। और ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना,
कृषि पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना इनका प्रमुख कार्य है। यानी कि नियोजन और विकास समिति में क्या होगा, इसमें एक प्रधान होंगे, इनके अलावा 6 अन्य सदस्य होंगे जो कि ST SC तथा महिला एवं पिछड़े वर्ग आयोग के एक सदस्य हो जाएंगे। और ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो योजना का निर्माण करना, कृषि पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रमुख कार्य हो जाएंगे। फिर निर्माण कार्य समिति, तो इसका सभापति जो होंगे वे ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होता है। यानी कि निर्माण कार्य समिति के जो भी सभापति होंगे वे ग्राम पंचायत के सदस्य के द्वारा नामित किए जाएंगे। जबकि इसके 6 अन्य सदस्य भी होंगे जो कि फिर से वही SC ST महिला एवं पिछड़े वर्ग के एक सदस्य अनिवार्य किए जाएंगे। और इनका कार्य समस्त निर्माण कार्य, नाम से पता चल रहा, तो ये निर्माण कार्य तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। अब शिक्षा समिति, तो शिक्षा समिति में क्या हो जाएंगे, इनके सभापति जो होंगे वे उप प्रधान होंगे। जबकि 6 अन्य सदस्य होंगे जिसमें आरक्षण में उपयुक्त प्रणाली लागू की गई है। इसमें प्रधानाध्यापक, सहयोजित अभिभावक, सहयोजित प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा आदि से जुड़े कार्य इसमें करने होते हैं। फिर प्रशासनिक समिति में क्या आ जाएगा, तो इसमें भी सभापति प्रधान होते हैं। जबकि शिक्षा वाला में भी सभापति क्या होते हैं, उप प्रधान होते हैं। और साथ ही साथ सब में क्या है, 6 अन्य सदस्य होते हैं और कमियों संबंधी सभी कार्य इसमें करने होते हैं। फिर स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, तो सभापति इसमें ग्राम पंचायत द्वारा नामित किया जाता है और इसके 6 सदस्य होते हैं जिसमें आरक्षण के नियमों का अनुपालन जरूरी है। और चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन अनुसूचित जाति या फिर जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण हेतु प्रमुख कार्य इसमें आ जाएंगे। फिर जल प्रबंधन समिति, तो जल प्रबंधन समिति में क्या हो जाएगा कि इनका मुख्य कार्य पेयजल संबंधी कार्य हो जाएंगे, नलकूपों का संचालन हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। तो इसके कार्यों में शामिल है प्रत्येक राजकीय नलकूप के कमांडर एरिया में उपभोक्ता सहयोजित राजकीय नलकूपों का संचालन, पेयजल संबंधी कार्य इत्यादि। तो ये सब कुछ समिति हो गई जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, जैसे कि नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। तो इसी के साथ हम लोग का जो क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार से होता है, उनका क्या क्या कार्य है और उन क्या क्या और समितियों की क्या क्या भूमिका है, उस पर प्रकाश डालना था, तो वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के आय का प्रमुख स्रोत क्या क्या है, उसके बारे में वर्णन करना है। तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है, तो वर्तमान में पंचायत निम्नलिखित स्रोतों से धन प्राप्त करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्र वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकाय पर अनुदान दिया जाता है। फिर केंद्र प्रायोजित योजना, यानी कि केंद्र के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती है उनके क्रियान्वयन के लिए भी धन और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत कार्यक्रम का विशिष्ट आवंटन किया जाता है। अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारी द्वारा आवंटित धन भी दिया जाता है। चौथा हो जाएगा राज्य सरकार से ऋण या फिर अनुदान प्राप्त होता है। और 5वां आंतरिक संसाधन सृजन। अब एक राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर व गैर कर राजस्व वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाएं ताकि उन्हें प्रभावी संस्था बनाया जा सके। यानी कि कर और गैर कर राजस्व वसूली के लिए इन्हें सक्षम बनाना है। और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को वित्तीय अधिकार देने के बावजूद विश्व के अन्य देशों के मामले में भारत में स्थानीय निकायों के पास अपेक्षाकृत कम राजस्व था। यानी कि विश्व में जो पंचायती राज है उसकी तुलना में अगर भारत में देखा जाए तो इनके पास राजस्व काफ़ी कम था। और एक आंकड़े के मुताबिक 2001 में USA में सरकार के कुल राजस्व का 15% था। यानी कि अमेरिका में जो पंचायत थे वहाँ पे लगभग कुल राजस्व का 15% पंचायत के पास था, जबकि भारत में केवल 3% था। और उपयुक्त संविधान संशोधन के पश्चात भी केरल जैसे अपवाद राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश राज्यों में निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों का हस्तांतरण नाम मात्र ही रहा है। अब इनके आय के स्रोत क्या क्या हैं। सबसे पहला कि भू राजस्व की धनराशि से इन्हें सबसे ज़्यादा 25% से 50% तक मिलता है। फिर प्रांतीय सरकार या फिर स्थानीय अधिकारी द्वारा अनुदान दिया जाता है। ये मनोरंजन कर लगा सकते हैं, अगर गाँव में कोई मेला है फिर बाजार है उन पर भी कर लगा सकते हैं, उनसे जो आय मिलेगी वही इनकी आय होगी। फिर पशु तथा वाहनों पर कर लगाते हैं और नालियों सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए भी कर लगाते हैं। फिर कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री पर जो आ जाता है। फिर चूल्हा कर, यानी कि घर घर में घर का टैक्स लगाया जाता है।
फिर है व्यापार तथा रोजगार कर, फिर संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर और पशुओं के रजिस्ट्री फी और दूध उत्पादन कर। तो ये सारी चीज़ जो हो गए, इनसे पंचायती राज को हम लोग को धन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन के विशिष्ट संदर्भ में अब नगर पालिका। 73वां संविधान संशोधन पंचायत आ गया, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका हो गया। तो नगर पालिका से जुड़े प्रावधानों एवं कार्यों का वर्णन करें। तो भारत में स्थानीय शासन की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। स्थानीय शासन के दो पहलू हैं, एक तो हो गया ग्रामीण स्वशासन और एक नगरीय स्वशासन, जो कि भारत में कानूनी रूप से नगरीय स्वशासन को आरंभ जो था वो 1687 ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम की स्थापना की गई थी। यानी कि स्थानीय स्वशासन जो है वो हम लोग का प्राचीन काल से ही हो रहा है। और स्थानीय शासन के दो पहलू थे, एक तो ग्रामीण स्वशासन और सेकंड नगरीय स्वशासन। लेकिन भारत में कानूनी रूप से नगरीय स्वशासन का आरंभ जो था वो 1687 में ब्रिटिश काल में ही मद्रास शहर में किया गया था। यानी कि मद्रास शहर में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी, जो कि 1973 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई ये तीनों शहरों के लिए नगर निगम की स्थापना की गई थी। फिर 1842 में बंगाल एक्ट पारित कर बंगाल में नगरीय शासन लागू किया गया और नगरीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर रिपोर्ट देने के लिए 1909 ईस्वी में शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। यानी कि नगरीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण का रिपोर्ट देने के लिए शहरी विकेंद्रीकरण आयोग का स्थापना 1909 में किया गया था, और जिसका रिपोर्ट का आधार बनाकर 1919 में भारत सरकार अधिनियम के कुछ प्रावधान किए गए, जिसमें नगरीय शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। फिर क्या है कि मूल संविधान में नगरीय स्वशासन के बारे में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में कहा गया था कि इस संबंध में कानून केवल राज्य सरकार के द्वारा ही बनाया जा सकता है। इसी के आलोक में विभिन्न राज्यों में नगरीय शासन के संबंध में कानून बनाए गए, जिनके अनुसार नगरीय शासन संचालन हेतु निम्नलिखित निकायों का गठन का प्रावधान किया गया है। सबसे पहला नगर निगम हो जाएगा, फिर नगर पालिका, नगर क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी परिषद। यानी कि ये सारे निकायों के गठन का प्रावधान किया गया। आगे है नगरीय स्थानीय शासन के लिए 1993 में 74वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसके द्वारा संविधान में 18 अनुच्छेद सहित भाग 9 का क में तथा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी कि नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में रखा गया तथा आर्टिकल बोला जाए तो 9 का क में, और इसके तहत आधारभूत प्रावधान किए गए, जैसे कि प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के नगरीय निकाय की स्थापना होगी। जैसे सबसे जो बड़े शहर होंगे उन नगर निगम, छोटे शहर होंगे नगर पालिका, और जो ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र दोनों में, मतलब वैसे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र में बदल रहे हैं, यानी कि जो संक्रमण वाले स्थिति में है वे आ जाएंगे हम लोग का नगर पंचायत में। फिर जिस क्षेत्र को राज्य का राज्यपाल औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट कर देगा वहाँ से संस्थाएं स्थापित नहीं होंगी। यानी कि राज्यपाल अगर किसी को औद्योगिक नगर के रूप में विनिर्दिष्ट कर देंगे तो वहाँ पर कोई भी संस्था स्थापित नहीं होंगी। और किसी नगरीय क्षेत्र को संक्रमणशील, यानी कि जो गांव से यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बदल रहे हैं, या फिर बृहत्तर नगरीय क्षेत्र निश्चित करने का अधिकार उस राज्य के राज्यपाल को ही है। यानी कि सिंपल सा, किसी भी क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित करना है तो वो अधिकार राज्यपाल को दिया गया। फिर है कि 3 लाख या फिर अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका के क्षेत्र में एक या एक से अधिक वार्ड सदस्य का गठन होगा, और प्रत्येक प्रकार के नगर निकायों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का बात किया गया है। जैसे महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का बात किया गया। फिर है नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन इससे पूर्व भी उनको विघटित किया जा सकता है, और विघटन की स्थिति में 6 माह से पूर्व चुनाव कराना होगा, जैसा कि पंचायती राज में था। अगला है नगरीय संस्थाओं की शक्तियों और उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण राज्य विधानमंडल कानून बनाकर करेंगे, और राज्य विधानमंडल निम्नलिखित विषयों के संबंध में उत्तरदायित्व एवं शक्ति सौंप सकते हैं। तो जैसे कि नगर में रहने वाले लोगों के सामाजिक व्यय, आर्थिक विकास की योजना तैयार करने के लिए तथा ऐसे कार्यों को करने तथा योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो उन्हें सौंपा जाए। यानी कि जो विधानमंडल होंगे वे नगर पालिका को क्या क्या शक्ति देंगे, वे सारा कौन डिसाइड करेंगे, तो राज्य के विधानमंडल करेंगे। इसके अलावा क्या होगा कि संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल जो भी 18 विषय हैं, यानी नगर पालिका के पास 18 विषय के संबंध में राज्य विधानमंडल नगरीय संस्थाओं को दायित्व एवं अधिकार सौंप सकता है, और इन विषयों में शामिल प्रमुख चीज़ें जैसे कि नगरीय योजना, भूमि उपयोग का विनियमन एवं भवन निर्माण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजनाएं, सड़कें एवं पुल, जलापूर्ति, इनके अलावा लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं कचरा प्रबंधन, कमजोर वर्गों का संरक्षण, पशु तालाब एवं जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने
और लोक सुख सुविधा आदि के संबंध में शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। अगला है राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उन विषयों को विहित कर सकती है, यानी कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उन सभी विषयों को स्वीकृति प्रदान कर सकती है जिसमें नगर निगम कर लगा सकती है। और आखिरी पॉइंट हो गया कि नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में पुनर्विलोकन करने हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो करों, शुल्कों, पथ करों आदि को राज्य और नगरीय संस्थाओं के बीच वितरण के लिए राज्यपाल से सिफारिश करेगा। इस प्रकार से जो नगर पंचायत और नगर पालिका था वो हम लोग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।